lakh subscribers, I am Palak Gupta and I am going to teach you DBMS, Database Management System. So guys, Database Management System एक नया सब्जेक्ट है और किसी भी नए स्टूडेंट से दोस्ती करने के लिए सबसे पहले हमें उनका इंट्रोडक्शन लेना होता है. तो सेम हमारे फर्स्ट यूनिट ऑफ DBMS का नाम है इंट्रोडक्शन टू DBMS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका माइंड मैप देखते हैं ताकि हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ पाए. सो गाइस, ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का माइंड मैप. सो इसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब है बेसिक टर्म जो हमें पता होने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग देखते हैं. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, बेस का मतलब होता है ये किसी भी सिस्टम के बेस में काम करता है क्योंकि डाटा जो होता है वो सबसे प्राइमरी नीड होती है. सो नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो डाटाबेस को मैनेज कर सकता है. उस सिस्टम को हमने कहा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो गाइस, ये मैंने एक PDF खोली है चैप्टर 1 की और यहाँ पे कुछ जनरल कंसेप्ट्स है. जनरल कंसेप्ट्स को हम टर्मिनोलॉजीज में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम आगे स्किप करते हैं. लेट्स गो. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है डाटा. डाटा मैंने आपको बताया एक रॉ फैक्ट्स होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. यहाँ पे और भी डेफिनेशन देखिए जिससे हम उसकी डेफिनेशन बिल्ड कर सकते हैं. लेट्स सी, इसकी लास्ट लाइन देखिए. डाटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करेक्टर्स लाइक अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स. सो गाइस, डाटा जो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स है जैसे कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और करेक्टर्स. सो गाइस, तो डाटाबेस, अब डाटाबेस जो है वो डाटा से ही बना हुआ है. तो डाटाबेस की डेफिनेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. लाइक डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर. सो अब हम इस थ्रू आउट द चैप्टर टेबल को एक एज ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. जो टेबल होती है वो डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट होता है और उसी को हम इस थ्रू आउट द सब्जेक्ट स्टडी करेंगे. डाटाबेस के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम आगे सीखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डाटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है. टेबल्स को हम डाटाबेस के अंदर एंटिटीज़ भी कहते हैं जो टेबल्स रो और कॉलम से बनती है. सो हमारे यहाँ पे सेकंड टर्म है डेटा आइटम. जो टेबल होती है उसका जो उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको हम डेटा आइटम्स या फील्ड्स भी कह सकते हैं. सो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें मिलती है, अ सेट ऑफ लेटर्स विच आर यूज टुगेदर इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट इज कॉल्ड फील्ड. सो गाइस, ये एक स्पेसिफिक डाटा को करती है. लाइक एज का एक पूरा कॉलम जो होगा उसे हम एज फील्ड कह सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिकॉर्ड. ये एक हॉरिजॉन्टल रो जो होती है हमारी उसको हम रिकॉर्ड कह सकते हैं. सो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिखती है, रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स. जो डाटा आइटम्स एक दूसरे से रिलेटेड है लाइक एक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट रोल नंबर एंड एड्रेस. ये एक रिलेटेड डाटा आइटम्स है. सो हम इसको सबको एक रिलेट करके कह सकते हैं कि ये है एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. नेक्स्ट वी हैव फाइल. जो एक पूरा एंटिटी होती है यानी एक टेबल होती है, हम उसको एक फ़ाइल भी कह सकते हैं. वो एक स्टूडेंट की फ़ाइल हो सकती है या एक पूरी क्लास की फ़ाइल. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. जो इतने सारे हमने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं उन सबको कलेक्ट करके एक टेबल के फॉर्म में सेव करने को हम फाइल कहेंगे. यहाँ पे नीचे हमें एग्जांपल्स भी दिखते हैं. यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जो कि डाटाबेस है और एक नीचे रॉ फैक्ट्स का कॉलम एक मैंने टेबल दिखती है, बॉक्स दिखता है जिसको हम डेटा कह सकते हैं. यहाँ पे डेटा कैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हुआ हुआ है और अरेंज नहीं है. हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, पर ऊपर वाली टेबल के अंदर हम इसको रिलेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन जो होती है डाटा को प्रोसेस करके होती है. सो डाटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स, रॉ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज़ अ यूजफुल डाटा. सो यहाँ पे हम एक देख सकते हैं डायग्राम लाइक डेटा इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा वी गेट इंफॉर्मेशन. So data that has been converted into useful or more useful intelligible form is known as information. So next है data processing. जिस मेथड का हमने अभी यूज़ करके इंफॉर्मेशन है उसको हम कहेंगे data processing. So it is a process to make the raw data useful for the future decision or actions. Next we have types of data. Database is a collection of data files which is organized into integrated form. ये हमने पढ़ लिया. अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. डेटाबेस के बारे में हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हम अब आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं. नॉलेज डेटाबेस, डिसीजन मेकिंग डेटाबेस, ग्राफिक्स रिलेटेड ओरिएंटेड डेटाबेस एंड बिब्लियोग्राफी. सो नॉलेज डेटाबेस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस while decision making databases are used in administrative and management tasks. सो गाइस, यहाँ पे हमें पता चलता है नॉलेज डेटाबेस जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होती है जिससे हमें नॉलेज मिलती है. डेटाबेस ऐसे डेटाबेस जिनको हम बनाते हैं नॉलेज लेने के लिए, देने के लिए. डिसीजन मेकिंग होते हैं जिन डेटाबेसेस को हम यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट में, ये इंस्टीट्यूशंस में काम आते हैं.
ग्राफिक ओरिएंटेड डाटाबेस, ये डिज़ाइंस, जो ग्राफिक्स वर्ड से आप समझ सकते हैं, ये डिज़ाइंस को मैनिपुलेट करने में, उनको स्टोर करने में, उसको एनिमेशन के फॉर्म में सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है ये टाइप ऑफ डाटाबेसेस। नेक्स्ट हमारा बिब्लियोग्राफिक, इट इज़ it is used in almost all business organization. They have free data format and mostly they are composed of textual data. सो गाइस, बिब्लियोग्राफी, यहाँ से हमें पता चलता है बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस जो होते हैं ये टेक्सचुअल होते हैं और मेनली बिजनेस में काम आते हैं। जो आप अपनी बुक्स के पीछे देख सकते हैं, जो ऑथर्स के नेम लिखे होते हैं, वो एक तरह से बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस होते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ डाटाबेस। अ डाटाबेस हैज़ टू फंडामेंटल यूटिलिटीज़। इसका मतलब है, यूटिलिटीज़ का मतलब है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसके यूजफुल फैक्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस के दो यूटिलिटीज़ है। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ डाटा। रिपोजिटरी का मतलब होता है स्टोरेज। जैसे हम एक स्टोर हाउस के अंदर अपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फिलहाल यूज़ में नहीं है पर आगे यूज़ हो सकते हैं उनको स्टोर करते हैं, ऐसे ही डाटा का जो डाटाबेस होता है वो डाटा का स्टोर हाउस होता है, रिपोजिटरी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट पोसेस एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा इट होल्ड्स अवेलेबल। इस डाटाबेस के अंदर एक ऐसा मतलब कहा गया है, इस पॉइंट के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उसमें स्टोर डाटा को अवेलेबल करवा सके यूज़र को। सो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। नेक्स्ट वी हैव पर्पस ऑफ डाटाबेस। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को रिमूव करना ही डाटाबेस का काम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेजर पर्पस है एक्सेस एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब एबनॉर्मलिटीज़। जब हम किसी भी डाटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर और फिर किसी भी एक टेबल के अंदर इंसर्शन करते हैं डाटा का या अपडेशन करते हैं, तो बाकी टेबल्स के अंदर वो एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही टेबल के अंदर उसको चेंज करें, बाकी टेबल्स में नहीं। सो इस वजह से ये एबनॉर्मलिटी आ जाती है टेबल्स के बीच में। तो इस एबनॉर्मलिटी को हटाना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है या डाटाबेस का काम है। नेक्स्ट है डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ डाटा। कोई भी रिकॉर्ड अगर बार बार हो रहा है उसको, तो वो स्पेस का यूज़ करता है और स्पेस ज़्यादा हमारी यूज़ हो जाएगी तो डाटा मतलब स्पेस वेस्ट हो जाएगी। सो डाटा रिडंडेंसी पर्पस है उसका डेटाबेस का रिमूव करने के लिए। सो डाटा इनकन्सिस्टेंसी, जैसे हमने एनोमलीज के बारे में पढ़ा था, एनोमलीज से क्या हुआ कि अलग अलग टेबल के अंदर इनकन्सिस्टेंसी यानी अलग अलग होगी, तो इसको कहते हैं इनकन्सिस्टेंट, अलग अलग, रेगुलर नहीं होना। सो इस चीज़ को रिमूव करना डाटाबेस का पर्पस है। नेक्स्ट वी हैव वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लाइक मैंने आपको बताया कि कोई भी डाटा स्टोर होता है तो वो मेमोरी लेता है, स्पेस लेता है, और अगर वो रिपीट होगा तो वो ज़्यादा मेमोरी स्पेस यूज़ करेगा, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। इस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को रिड्यूस करना डाटाबेस का पर्पस है। नेक्स्ट वी हैव डाटा आइसोलेशन एंड इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। डाटा को आइसोलेट करना किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से, ये भी डाटाबेस का पर्पस है। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट के पर्सनल डेटा को एक्सेस ना कर सके, यही उसकी सिक्योरिटी होती है। तो डाटाबेस एक परफेक्टली इसको सिक्योर वे में एक्सेस करने का तरीका देता है। सो वी हैव कंप्लीटेड पर्पस ऑफ डाटाबेस। नेक्स्ट वी हैव डाटाबेस लैंग्वेजेस। ये डाटाबेस लैंग्वेजेस जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास डाटाबेस, हमने पढ़ लिया डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस एक मतलब बनाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम कंप्यूटर इंजीनियर है और हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि हर चीज़ को हम कोड्स के थ्रू बना सकते हैं, तो लैंग्वेजेस के थ्रू बना सकते हैं। तो डाटाबेस लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है जिनके थ्रू हम डाटाबेस बना सकते हैं। सो हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती है। एक होती है DDL, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, और एक होती है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL ऐसे जैसे नाम आपको सजेस्ट करता है डिस्क्रिप्शन, ये लैंग्वेज हमारे को स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। इसको हम आगे इसकी फर्दर डिटेल्स हम चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS में कि यहाँ पे दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ होती है डाटा को मैनिपुलेट करने, यानी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट वी हैव डाटा कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस है कि डाटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सो डाटाबेस किन किन चीज़ों से बनता है, ये उसके कंपोनेंट्स हो गए। तो फर्स्ट है डाटा। ऑब्वियसली डाटाबेस का हमने बताया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि वो बेसिक होता है, तो डाटा होना ज़रूरी है, डाटा के बिना डाटाबेस नहीं बन सकता। एक DBMS सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर उसको मैनिपुलेट करेगा। जैसे हमने यूटिलिटी का सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उसको अवेलेबल करवा सके उसके डाटा को। सो DBMS सॉफ्टवेयर होता है। उसके लैंग्वेजेस जो हमने अभी स्टडी करे, DDL एंड DML।
दे आर द पार्ट ऑफ DBMS कंपोनेंट। और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको रन करने से हमने डाटाबेस को शुरू कर लिया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपने सिस्टम में लोड कर लिया। नेक्स्ट वी हैव नीड ऑफ डाटाबेस। नीड ऑफ डाटाबेस में कुछ नहीं है, इसका वो पर्पस ही जो होगा वो ही नीड ऑफ होगा, क्योंकि हमने जो सीखा है पर्पस में कि वो चीज़ों को, जिन पॉइंट्स को रिमूव करता है वही नीड होगी, क्योंकि डाटाबेस की नीड के लिए ही हमने पर्पसेस बनाए हैं। नेक्स्ट वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस। अब हमने डाटाबेस के बारे में जब पढ़ लिया तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यानी उसके क्या क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम। A database is a centralized and integrated data file which allows the sharing data in a multi-user environment. So, एक डाटा सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कुछ सेंटर में सिस्टम रहता है और सारे मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में इसको हेल्प करता है एक्सेस करने के लिए। सो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके थ्रू सारे क्लाइंट्स और सारे सर्वर्स जो इससे सब अटैच्ड है वो इसको एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। जैसे मैंने आपको बताया एनॉमलीज के बाद जो रिडंडेंसी वाला पॉइंट था उसके अंदर था कि रिपीटेशन ऑफ डाटा को रिड्यूस करना एक डाटाबेस का पर्पस है। सो यही उसका फीचर है, मेन फीचर है, जिसका मतलब है कि वो उसका मेन फीचर है कि वो डाटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंसी, यानी कोई डाटा अगर एक दूसरे से लिंक्ड है और अगर हम किसी डाटा को उसके फर्स्ट पार्ट से मतलब डिलीट कर दें या अपडेट कर दें तो दूसरे वाले पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सो इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस इस चीज़ को इम्प्रूव करता है, वो डाटा इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करता है, डाटा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। नेक्स्ट है डाटा कंसिस्टेंसी। जब हमने अभी पढ़ा था डाटा कंसिस्टेंसी, यही वाला पॉइंट यहाँ पे फीचर के थ्रू यूज़ हुआ है। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब है हर टेबल के अंदर डाटा रेगुलर रहे, इक्वल रहे और कहीं पे भी एबनॉर्मलिटीज़ ना आए। ईजी एक्सेस, किसी भी यूज़र को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा अच्छे से एक्सेस कर सके, ईजीली एक्सेस कर सके, यही डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर है। लॉजिकल रिलेशनशिप, किसी भी डाटा के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी भी डाटा को हम किसी भी से लिंक नहीं कर सकते। लाइक एक स्टूडेंट एड्रेस को हम टीचर एड्रेस से लिंक नहीं कर सकते, लाइक स्टूडेंट ब्रांच नेम को हम स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं कर सकते, किसी और ब्रांच के स्टूडेंट से रिलेट नहीं कर सकते। सो ये लॉजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करता है। और इसके एडवांटेजेस है, अब एडवांटेजेस का मेन पॉइंट है कि हमारे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं और ये मेनली 10 या 5 to 10 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। तो ये इस पार्ट ऑफ वीडियो को ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट है रिडंडेंसी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिडंडेंसी कंट्रोल, यानी जो हमने अभी पढ़ा फर्स्ट पॉइंट कि डाटा डुप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। तो ये इसका बेस्ट एडवांटेज है कि हमें बार बार डाटा को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डाटाबेस इसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेता है, रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लेता है, हमारे को बार बार एक ही डाटा शो नहीं हो पाता और इस वजह से रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डाटा। तो अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस उस डाटा को एक्सेस करना चाहती है तो वो उसके बीच में सिक्योरिटी की का यूज़ करता है और इस तरीके से डाटा को ईजिली शेयर कर सकता है। नेक्स्ट है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी मैंने आपको अभी बताया और ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे थ्रू आउट द सब्जेक्ट बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए इसको एक की पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने आपको बताया कि डाटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए हर टेबल के अंदर, किसी भी में एबनॉर्मलीज ना आए और वो कंसिस्टेंट रहे, यही डाटाबेस का बेस्ट एडवांटेज है। डाटाबेस का हम यूज़ ही इसलिए करते हैं क्या ताकि वो डाटाबेस के अंदर अपने आप ही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके और यूज़र को बार बार इसकी मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना हो पाए। नेक्स्ट है इम्प्रूव डाटा स्टैंडर्ड्स। डाटा फॉर्मेट्स जो होते हैं, जिस डाटा मतलब जिस तरह से जिस फॉर्मेट में डाटा सेव होते हैं उसको हम उसी फॉर्मेट में, ताकि उसका लॉस ना हो जाए उसका क्वालिटी का, तो ये इम्प्रूव्ड करता है स्टैंडर्ड्स को। द डाटा स्टैंडर्ड्स दैट आर नीडेड टू डिफाइन डाटा कम्प्लीटली लाइक फॉर्मेट्स ऑफ डाटा आइटम, कन्वेंशंस एंड रूल्स ऑफ डाटा नेम्स एंड देयर साइजेस एक्सेट्रा। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होती है, यानी जो जिस फॉर्मेट में हम फाइल को सेव कर रहे हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस फाइल को एक्सेस करेंगे, वो सब DBMS हैंडल कर लेता है, यही इसका बेस्ट एडवांटेज है। नेक्स्ट है इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी। अगर कोई डाटा को यूज़ करना चाहता है पब्लिक या ऑर्गेनाइजेशन, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके बीच में एक लिंक बनाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन को ना देख सके और पब्लिक जो है ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को ना देख सके, इसके बीच में सिक्योरिटी लिंक होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस। अगर कहीं से हैकिंग होती है, एक्सेस होती है, तो डाटाबेस का मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि डाटाबेस हैक हो जाता है, पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को एक सिक्योर प्रोटेक्शन मिलता है अनऑथराइज एक्सेस से।
नेक्स्ट वी हैव बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर जैसे दो डिपार्टमेंट्स को एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा चाहिए एक ही टाइम पर, तो इस रिक्वेस्ट को मैनेज करना, किसको कौन से टाइम पे सबसे पहले देना है डेटा, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर लेता है, बैलेंस बना के रखता है। बेटर डाटा एसेसिबिलिटी, फॉर मोर फास्ट एंड मोर ईजिली डाटा एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन, अगर डाटाबेस के प्रेजेंट एप्लीकेशन से एक ड्राइव होकर न्यू एप्लीकेशन बनता है, तो वो उसके भी पॉइंट्स को, उसके भी रूल्स रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है पेरेंट डाटाबेस। नेक्स्ट है स्केल इकोनॉमी। इसका हमारे उसमें कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती वैसे, पर डाटाबेस को हम इकोनॉमिक लेवल के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसी को हम अगर बड़े मतलब लार्ज स्केल डाटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर दें तो इसका यूज़ वहाँ पे आता है। पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें छोटे डाटाबेस, एक छोटे टेबल से काम मतलब सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है concurrency control. A DBMS provides a strong concurrency control system because of which the transactions are neither lost nor performed incorrectly. जब हम किसी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन आउट करते हैं हम उसमें से, तो कई बार होता है कि सर्वर्स जो होते हैं काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डाटाबेस के अंदर कुछ भी एरर्स आ सकते हैं। तो कॉन्करेंसी का कंट्रोल का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन फेल होने से पहले या लॉस्ट होने से पहले उसकी लोकेशन सेव कर लेता है। नेक्स्ट वी हैव बैकअप एंड रिकवरी। अगर कोई डेटा लॉस्ट हो रहा है तो उसकी मतलब लॉस्ट होने के चांसेस है, तो उसको बैकअप करके रिकवर करना या बैकअप करके उसको अपने और लोकल स्टोरेजेस पे सेव करना डेटाबेस का काम है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब हमने एडवांटेजेस को पढ़ लिए, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो डेटाबेस के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि डेटाबेस अपने आप में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है जो इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है, तो इसको खरीदने की भी बहुत हाई कॉस्ट होती है, और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस का। हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। इस DBMS को इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में ये बहुत हाई कॉस्टली होता है। ये जो होते हैं प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिसेस के लिए देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, पर जो ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस बनाती है वो एक ऑफिशियल डेटाबेस को परचेज करती है और वो बहुत हाई कॉस्ट होती है उसकी। नेक्स्ट है हार्डवेयर कॉस्ट। जो हमारे सिंपल गैजेट्स होते हैं हम उसमें डाटाबेस एप्लीकेशन को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल होती है। सो उसके लिए बड़े हार्डवेयर और बहुत अपग्रेडेड हार्डवेयर चाहिए होते हैं, तो उन हार्डवेयर को भी खरीदने की बहुत हाई कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है वी हैव प्रोग्रामिंग कॉस्ट। DBMS एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसकी प्रोग्रामिंग में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स होती है। तो जो कोडर्स होते हैं उनको हायर करना और इसको DBMS को बनाना भी एक हाई एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन कॉस्ट। अगर किसी फाइल को हमें डाटाबेस में डालना है, डाटाबेस से रिट्रीव करना है, तो उनका कन्वर्जन होता है, और डाटा फॉर्मेट्स का कन्वर्जन होना इज़ नॉट ईजी, और इस कन्वर्जन की बहुत हाई कॉस्ट होती है। नेक्स्ट वी हैव स्लोअर प्रोसेसिंग इन सब एप्लीकेशन। लाइक डाटाबेस के कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो उनसे डाटा एक्सेस करना इतना भी स्पीडली नहीं हो पाता। Next, we have increased vulnerability. Due to integrated data system, all data remains at one place, and if fault occurs in database, the complete operation becomes standstill. क्योंकि डाटाबेस बहुत बड़ा होता है, और अगर किसी पॉइंट पे एरर आ जाता है तो डाटाबेस स्टैंडस्टिल हो जाता है, यानी उसको ना ही रिकवर कर पाता है, ना ही उसको मतलब उसको क्योर कर पाता है। क्योंकि ये सारे केसेस में नहीं हो पाता, तो कुछ केसेस जो होते हैं हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट हमें उन केसेस का बताता है, उन केसेस के बारे में बताता है जहाँ पे डाटा के लॉस्ट होने का या डाटा सर्वर का रुक जाना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट रिकवरी। अगर डाटा लॉस्ट हो चुका है तो उसकी रिकवरी कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो डाटाबेस, क्योंकि ट्रांजैक्शन भी डाटाबेस की तरह ही होती है, वो हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो अगर किसी थ्रू आउट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन डाटाबेस स्टैंड स्टिल हो जाता है, कोई एरर हो जाता है, तो वो एरर किस टाइम पर आया था, किस टाइम पर ट्रांजैक्शन लॉस्ट हुई थी, वो रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट वी क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS यूजर। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेनली 10 मार्क्स के अंदर आते हैं जो हमारे एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं DBMS यूज़र्स के, DBMS यूज़र को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़े कि DBMS यूज़र होती क्या है। जो DBMS को बनाते हैं और उसके एंड में, उसकी लाइफ लाइन के एंड में उसको जो यूज़ करते हैं, उस फुल लाइफ लाइन में जितने भी पीपल इंक्लूड होते हैं वो DBMS यूजर्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है द एक्चुअल यूजर्स ऑन
The database system needs different personality at different levels. For example, during the developmental phase or the need phase, when the person use the database, the different users. So we have different users. So we have classified DBMS user in three broad categories. These are actors on scene, controllers, DBMS workers behind scene. So ये हमारे तीन DBMS यूजर्स हैं और हमने इनके सब पार्ट्स कर रखे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एक्टर्स ऑन सीन. एक्टर्स ऑन सीन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एप्लीकेशन यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स. और एंड यूजर्स के 3 टाइप्स होते हैं: सोफिस्टिकेटेड यूजर, specialized user, naive user. So first of all, we start with actors on scene. The aim of database is to provide an environment of storing and accessing data files. ये हमने पढ़ लिया कि database का पर्पस ही यही होता है कि वो फाइल को स्टोर करे और एक्सेस करने में हेल्प कर सके in efficient way. Once it is created, it can be used by the user in various way depending on its use. अगर वो एक बार क्रिएट हो जाता है तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूजर उसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं. सो एक्टर्स ऑन सीन के 2 टाइप्स बताए गए हैं: एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और एंड यूजर्स, जो मैंने आपको बता दिया. सो एक्टर्स ऑन सीन का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट यानी स्टार्टिंग ऑफ क्रिएशन में DBMS क्रिएशन के टाइम पे आते हैं. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हु इंटरेक्ट विद सिस्टम बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन होस्ट लैंग्वेजेस और जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक दिस आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. लाइक सी, पैस्कल, इन सब लैंग्वेजेस का यूज़ करके जो प्रोग्रामर्स डाटाबेस को क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. सो इससे हमें आइडिया हो गया कि एक्टर्स ऑन सीन का मतलब है जो मेनली एक आगे का फ्रंट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. और ऐसे प्रोग्रामर्स जो कि डाटाबेस को बनाते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेजेस को यूज़ करके, होस्ट लैंग्वेजेस को यूज़ करके, वो हो जाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. नेक्स्ट वी हैव एंड यूजर्स. एंड यूजर्स जो होंगे जो डाटाबेस के क्रिएशन के बाद उसको यूज़ करेंगे. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एंड यूजर्स: सोफिस्टिकेटेड, स्पेशलाइज्ड एंड नेव. So sophisticated users are those who interact the system without writing an application program fall under this category of database users. So those users which use the database without writing an application program, कोई भी application program लिखे बिना यूज़ करते database को, वो इस category में आते हैं. Next we have specialized user. These are the special types of sophisticated users who write special database languages, database application programs which are not present in the traditional database processing programs. So इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि स्पेशलाइज्ड यूज़र जो वो होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं जो कि जनरल पर्पस लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करते, ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं. एक ऐसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मेथड को यूज़ करते हैं जो कि शायद ही कोई यूज़र यूज़ करता होगा आज के टाइम पे. तो वो होते स्पेशलाइज्ड यूज़र. एक ऐसा एंड यूज़र जो कि स्पेशलाइज्ड है एक्सेस करने में. इसके ब्रीफ नोट्स और मेनली इजी नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए हैं. आप वहाँ से इनकी इजी डेफिनेशंस भी स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट है नेव यूज़र. दे आर टोटली अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स हु नेवर नो राइटिंग प्रोग्राम्स और इवन स्मॉल क्वेरीज. जो कि नेव यूजर्स वो टाइप के एंड यूजर्स होते हैं जो कि ना ही कोई क्वेरी लिख पाते हैं, ना ही कोई प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. और 1 पॉइंट मोर कि जो स्पेशलाइज्ड यूजर्स होते हैं वो एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो है क्वेरी. ये हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर. सो नेव यूजर्स आर दोज हु कैन नॉट इवन राइट अ स्मॉल क्वेरी. दे ओनली एंटर देयर इन्फॉर्मेशन. लाइक हम जब फॉर्म को भरते हैं तो हम अपनी डाटा को एंटर करते हैं विदाउट एनी पर्पज़ कि हम उसके पीछे का आइडिया ले सकें कि डाटा जा कहाँ रहा है. विदाउट इस आइडिया को इमेजिन करें हम अपने डाटा को स्टोर कर देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोलर्स. ये है हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ DBMS यूजर्स. तो कंट्रोलर्स का मतलब ही यही हो गया कि वो DBMS को डाटा रिट्रीविंग को कंट्रोल करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम एनालिटिक्स, डाटाबेस डिज़ाइनर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 टाइप के कंट्रोलर्स हैं. सो लेट्स स्टडी. सो सिस्टम एनालिटिक्स का मतलब, सिस्टम एनालिस्ट वो पर्सन्स होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेट और एनालाइज करते हैं होल एग्जिस्टिंग सिस्टम, दैट चेक फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ न्यू सिस्टम सो दैट DBMS सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड और इम्प्रूव्ड. जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं इनके नाम से पता चलता है कि एनालाइज करते हैं. वो प्रेजेंट सॉफ्टवेयर को, प्रेजेंट प्रोग्राम को, प्रेजेंट सिस्टम को एनालाइज करते हैं और उसको बेटर वे में, बेटर रिट्रीविंग प्रोसेस के लिए इम्प्रूव करते हैं.
नेक्स्ट वी हैव डाटाबेस डिज़ाइनर। डाटाबेस को एक्चुअल में जो डिज़ाइन कर रहा होगा वो डाटाबेस डिज़ाइनर कहलाएगा। द पर्सन हु कंसिडर्स द प्रीलिमिनरी डिज़ाइन प्रपोज बाय द सिस्टम एनालिस्ट टू डिज़ाइन द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ द डाटाबेस। कंसेप्चुअल स्कीमा हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे हम आइडिया ले सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल यानी एक लॉजिकल स्कीम को यूज़ करके, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके जो डिज़ाइनर, जो डाटाबेस यूज़र डिज़ाइन करेगा डाटाबेस का होल स्ट्रक्चर, उसे डाटाबेस डिज़ाइनर कहेंगे। द पर्सन हु कंसिडर्स द प्रीलिमिनरी डिज़ाइन प्रपोज बाय सिस्टम एनालिस्ट। जो सिस्टम एनालिस्ट ने उसको डिज़ाइन दिया होगा, लॉजिकल डिज़ाइन दिया होगा, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, डाटाबेस डिज़ाइनर उसके थ्रू एक DBMS सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट वी हैव डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, DBA। इसके ऊपर खुद एक अपना पर्सनल क्वेश्चन बनकर आता है। नेक्स्ट लेट्स सी इसके अंदर क्या चीज़ है। सो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन is a person who provides necessary technical control of the system at technical level। ये टेक्निकल लेवल के ऊपर सारा कंट्रोल संभालता है, यानी रिट्रीविंग, एसेसिंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएशन, एनालिसिस। टेक्निकल लेवल पे जो भी प्रोसेसिंग आ रही है, जा रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, वो सब एज अ डाटाबेस मैनेजर की तरह कंट्रोल करता है। सो मैनेजर जैसे अपनी कंपनी के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट्स का आना, प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर होना, सेम टेक्निकल लेवल के ऊपर DBMS में काम करता है। वो मेंटेन करता है डाटाबेस को, रन करता है ऑथराइजेशन डाटा एक्सेस के लिए, फिजिकल और इंटरनल स्कीमा की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है DBMS डिज़ाइनर को, और एक स्कीमा डेफिनेशन को अप्रूव करता है। ये हम आगे अपने जब सेकंड चैप्टर को स्टडी करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर फिलहाल हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू, एक आइडिया दिया गया है। सो नेक्स्ट वी हैव वर्कर बिहाइंड द सीन। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ DBMS यूज़र है, और इसी के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ वर्कर बिहाइंड द सीन है, यानी जो मेन कंट्रोलर्स और एक्टर्स ऑन सीन के पीछे जो काम कर रहे हैं एक्चुअल DBMS यूज़र, हम उनको वर्कर बिहाइंड द सीन कहेंगे। सो फर्स्ट है DBMS सिस्टम डिज़ाइनर। तो DBMS सिस्टम डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है DBMS डिज़ाइनर को डिज़ाइंस जो कि थ्रू आउट द डाटाबेस सिस्टम में यूज़ होंगे, इम्प्लीमेंट करे जाएंगे एंटायर सिस्टम पे। तो जो सिस्टम इम्प्लीमेंटर्स होंगे वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जो डिज़ाइंस DBMS डिज़ाइनर ने अप्रूव करे गए होंगे, बनाए क्रिएट करे गए होंगे, वो DBMS सिस्टम डिज़ाइनर उनको इम्प्लीमेंट करेगा और अप्रूव करेगा। और DBMS सिस्टम इम्प्लीमेंटर जो होगा पूरे हार्डवेयर को अप्रूव करके हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी पूरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को। और जो टूल डेवलपर्स होंगे, द टूल डेवलपर्स आर दोज हु हेल्प डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर रिक्वायर्ड DBMS। जो DBMS को बनाने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स होंगे वो प्रोवाइड करेगा और क्रिएट करेगा उनको हेल्प बनाने में, डेवलप करने में। ऑपरेटर्स आर दोज पीपल हु नो रनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्लीट सिस्टम। ऑपरेटर्स वो होंगे जो कि हमारे थ्रू आउट द DBMS सिस्टम को यूज़ करेंगे, यानी उसको कंट्रोल करेंगे, उसको हैंडल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं, आपने कई बार कंपनी में सुना होगा कि ऑपरेटर्स आज वर्किंग पे नहीं है, तो ऑपरेटर्स एक्चुअली में वही लोग होते हैं जो कि पूरे सिस्टम को, पूरे मशीन को, पूरे हार्डवेयर को हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इसी से उनका नाम है ऑपरेटर्स। तो यहाँ DBMS ऑपरेटर्स का वही मतलब है, पर थोड़ा सा चेंज में। नेक्स्ट में मेंटेनेंस पीपल। मेंटेनेंस पीपल आर दोज टेक्निकल पीपल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम। जो कि मेंटेनेंस से नाम हमें पता चल जाता है कि वो सिस्टम को मेंटेन रखेगा, अपडेटेड रखेगा। किसी भी ऑपरेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए उसके पास सारी रिक्वेस्ट आएगी और वो उनको अप्रूव करके मैनेज कर सकता है और अपडेट कर सकता है। सो DBMS का हमने ये फर्स्ट चैप्टर